मैं एक वकील था और मेरे सामने बैठी हुई औरत मुझे कहीं से भी अपराधी नहीं लग रही थी। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी सास को चाय में जहर देकर मार डाला। मैं अभी उससे सवाल जवाब करने ही वाला था कि मेरे पास एक सीनियर क्लाइंट का फोन आया। उसने कहा, इस औरत को कातिल साबित कर दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं हैरान रह गया। तभी उस औरत ने मुस्कुराकर ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खामोशी से अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ उसे मैं भूल नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं घर पर वक्त नहीं दे पा रहा था। कुछ ही पल बीते थे कि मेरे मोबाइल बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी तो मेरे ऑफिस से कॉल थी। जिस दिन से मैंने इस पेशे को चुना, इसने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया था। मुझे पता था कि मेरी पत्नी इतनी आसानी से अब मान नहीं जाएगी। उसने साफ कह दिया था, मैं तुमसे तलाक लूंगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा काम जरूरी है। पत्नी बच्चे जाए भाड़ में। भगवान ने मुझे एक बेटे का तोहफा दिया था और हम दूसरे बच्चे की उम्मीद में दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों मेरी पत्नी का व्यवहार अचानक बदल गया था। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटककर फोन उठाया। अभी मैंने हेलो कहा ही था कि मेरे असिस्टेंट की आवाज गूंजी, सर आप जल्दी ऑफिस पहुंच जाइए, कुछ देर में सीनियर एडवोकेट साहब आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से कहा है कि आपको ऑफिस में ही होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? सीनियर एडवोकेट को तो अगले हफ्ते आना था। उसने जवाब दिया, सर एक नई क्लाइंट आई है, ना जाने कौन है। उसे इंटरव्यू रूम में बिठाया गया है। शायद उसी का केस आपसे चर्चा करने आएंगे। मैंने ठीक है कहा और फोन काट दिया। कुछ सोचकर मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया, लेकिन उसने तुरंत फोन काट दी। अचानक जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी, इसका मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। मैं तुरंत ऑफिस के लिए निकल पड़ा। पत्नी को मनाना मुश्किल था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगा सकता था। अगर नौकरी चली गई तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? ये बात मेरी पत्नी को समझ नहीं आ रही थी। ऑफिस पहुंचते ही गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे सलाम किया और बोला, सर सीनियर एडवोकेट आपके ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे पता था कि अब उनकी बेवजह की बातें सुननी पड़ेगी और मैं इस वक्त इतना परेशान था कि किसी से बात करने का मन भी नहीं था। मैंने बस सिर हिलाया और चुपचाप अपने केबिन की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सीनियर एडवोकेट ने तंज भरे लहजे में बोले, हाँ हाँ जनाब, आपके लिए ही बैठे तो हैं। क्या आपको फुर्सत है? तो हम बात करें। मैंने तुरंत सलाम किया और कहा, सर माफ कीजिए, एक निजी काम में फंस गया था। आप बैठिए, अब हम बात शुरू करते हैं। कुछ लेंगे इस पर? वो बोले, बहुत कुछ ले लिया। तुम्हारा ऑफिस कोई लॉ फॉर्म नहीं, चिड़ियाघर है। अभी थोड़ी देर पहले आया था तो तुम्हारी पत्नी यहाँ हंगामा कर रही थी। अपने घर के मामले अपने तक ही रखो, समझे? मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और बोला, क्या मतलब? मेरी पत्नी यहाँ आई थी? वो बोले, तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं चुप हो गया और बोला, सर हमारी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो गई थी। खैर मैं मामला सुलझा लूंगा। आप बताइए किस केस की बात करनी है? वो गंभीर होकर बोले,
बैठो राघव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी संभाल ली। उन्होंने बैग से एक फाइल निकालकर मेरी ओर बढ़ाई और बोले, इस औरत का नाम शालिनी मेहरा है, उम्र 32 साल। ऊपर से आदेश है कि इसे किसी भी तरह कातिल साबित करके फांसी तक पहुंचाना है, वरना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मैं चौंक कर बोला, क्या मतलब? ऐसा क्यों? हम किसी बेगुनाह को कातिल कैसे बना दें? मैंने फाइल खोली तो सामने एक मासूम सी लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो कातिल हो सकती है। तभी सीनियर बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो, उल्टे सीधे सवाल करने की जरूरत नहीं। इस औरत पर भारी इनामी रकम रखी है, जो गुप्त रूप से उस वकील को मिलेगी जो ये काम करेगा। मैंने तुम्हारा नाम चुना है। इनाम की रकम हम दोनों बराबर बांटेंगे। तुम गवाहों और सबूतों को मैनेज करने में माहिर हो। अब तुम्हें इस औरत से कबूलनामा लेना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी, जिससे तुम बेहतरीन जिंदगी जी सकते हो। उनकी बात सुनकर मैं अचानक बोल पड़ा, सर, ये तो रिश्वत है और गलत बात है। इस पर वो तुरंत बोले, रिश्वत है या नहीं, इस पर मत सोचो, सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जो कहा गया है उसी पर गौर करो। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठे और मुझे देखते हुए बोले, 2 दिन के अंदर मुझे अच्छी खबर चाहिए, और हाँ, अपने निजी मामले जल्दी सुलझा लो। अगर ये बात हेड ऑफिस तक पहुंची तो तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हें निकाला भी जा सकता है। अपनी पत्नी को समझाओ कि घर के जो भी मामले हैं उन्हें घर की 4 दीवारी में ही सुलझाएं, या किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, लेकिन ऑफिस आने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत खड़ा हुआ और सलाम किया। वो सिर हिलाकर अपना बैग उठाए और चले गए। मैंने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे अपने मसले पहले ही मेरे सिर पर सवाल थे, और अब ये नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी गई थी। पता नहीं उस मासूम सी दिखने वाली शालिनी ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसे बिना वजह कातिल ठहराया जा रहा था। कुछ देर में खामोशी से अपने केबिन में बैठा रहा, इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। फिर मैंने मोबाइल उठाकर अपनी पत्नी को फोन लगाया। घंटी जाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने मोबाइल बंद करके एक तरफ रख दिया। मेरे कदम अपने आप इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ चले। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया, उस लड़की को इंटरव्यू रूम में लाओ। कुछ देर बाद मैं इंटरव्यू रूम के दरवाजे पर था। अब मैं उस लड़की से मिलने वाला था जिस पर ये इल्जाम लगाया गया था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने वो सिर झुकाए बैठी थी। उसने काली सलवार कमीज पहन रखी थी, सफेद दुपट्टा सिर पर था। सिर झुकाए वो वाकई मासूम लग रही थी। अंदर जाते ही मैंने गुस्से से अपनी पेन टेबल पर पटकी। मैं उस पर दबाव बनाना चाहता था ताकि वो पहले ही सहम जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने खामोश निगाहों से मेरी ओर देखा और सीने पर हाथ बांधकर संजीदगी से मुझे देखने लगी। मैंने उसे देखते हुए कहा, सीधी होकर बैठो, मेरे सामने अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं। अभी 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो बड़ी सादगी से बोली, मेरा दिमाग पहले से ही ठीक है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, बस इतना बताइए। मैं झल्लाकर बोला, कत्ल करती हो और ऊपर से ड्रामा करती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी बात सुनते ही वो तुरंत बोली, किसका कत्ल किया है मैंने? क्या आपके पास कोई सबूत है?
वो लड़की पढ़ी लिखी मालूम हो रही थी। अचानक मुझे झटका सा लगा था। मैं अपनी उलझनों में इतना फंसा हुआ था कि सीनियर एडवोकेट से ये पूछना ही भूल गया था कि आखिर कत्ल हुआ किसका है और इस लड़की को किसके कत्ल के इल्जाम में लाया गया है। और अब जो इतनी बड़ी रकम की बात हो रही थी वो मुझे कौन देगा। कुछ पल के लिए मैं सोचता रह गया। मैं अभी खड़ा होने वाला था कि तभी मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर सीनियर एडवोकेट का नंबर चमक रहा था। कॉल रिसीव करते ही वो बोले, 1 लाख की रकम की ऑफर है, तुम इस लड़की को हर हाल में कातिल साबित कर दो। वो और कुछ कहते उससे पहले मैं बोला, सर 1 सेकंड, मुझे आपसे बात करनी है। मगर वो झुल्लाकर बोले, तुम मामला संभाल लो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहकर उन्होंने कॉल काट दी। मैंने पलटकर शालिनी को देखा। मैं कुछ कहता उससे पहले वो गंभीर निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, उम्मीद नहीं थी राघव साहब कि आप इतने लापरवाह होंगे। आपको ये तक नहीं पता कि मैंने किसका कत्ल किया है और मुझे किस जुर्म में यहाँ गया है। हमारे कातिल इतने लापरवाह हैं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने जो बात बोली उसे सुनकर मैं दंग रह गया। वो तुरंत मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें इतनी निजी बात कैसे मालूम? मैंने हैरानी से पूछा। वो बेकाबू होकर बोली, बेहतर होगा कि आप पहले जाकर असली कातिल को पकड़ें, उसके बाद मेरे पास आना। अगर मेरे साथ नाइंसाफी करने की जरूरत भी की तो याद रखना तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी और तुम यहाँ खड़े होने के काबिल भी नहीं रहोगे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना निजी राज उसे कैसे पता था। मैं घबराकर अपना चेहरा छुपाता हुआ इंटरव्यू रूम से सीधा अपने केबिन में आया। कुछ देर तक बेचैनी में इधर उधर टहलता रहा, फिर पानी का गिलास उठाकर अपने माथे से लगा लिया। ये कैसे हो सकता है? इस सच के बारे में सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को ही पता था। आज तक मैंने ये बात अपनी माँ तक को नहीं बताई थी। फिर इस औरत को ये कैसे मालूम हुआ? क्या मेरी पत्नी इसे जानती है? इस ख्याल ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने तुरंत अपनी टोपी उठाई, गाड़ी की चाबी ली और सीधा बाहर निकल पड़ा। अब अपनी पत्नी से मुलाकात करना जरूरी हो गया था। लड़ाई झगड़ा भूल चुका था, मगर मेरा यह निजी मामला सोशल मीडिया पर या किसी बड़े क्लाइंट को पता चल गया तो समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरी नौकरी छिन जाएगी और मेरा नाम भी बदनाम हो जाएगा। मुझे किसी ऑफिस में काम तक नहीं मिलेगा। ये सोचकर मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं घबराहट में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। कहने को तो मैं वकील था, लेकिन मुझे भी ट्रैफिक नियम तोड़ने का हक नहीं था। मगर उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ खाई थी। लंबी दूरी तय करने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई तो मेरी साली ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मैंने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो सिर हिलाकर बोली, दीदी तो यहाँ आई ही नहीं। क्यों जीजू, कुछ हुआ क्या? मैं तुरंत बोला, झूठ मत बोलो, कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंदर ही है ना। मैंने अपनी साली को एक तरफ धकेला और घबराहट में अंदर दाखिल हो गया। घर के भीतर आते ही मैंने जोर जोर से चिल्लाने लगा, निशा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम? लेकिन वो सचमुच उस घर में नहीं थी। बाथरूम, सारे कमरे, यहाँ तक कि छत तक मैंने देख लिया, मगर वो कहीं नहीं मिली। मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर आई और मुझे इतनी परेशानी में देखकर बोली, क्या हुआ दामाद जी, सब ठीक तो है?
कहाँ है मेरी बेटी? मैं गुस्से में बोला। हम दोनों का झगड़ा हो गया था और वो आपके घर आई होगी, मगर वो ऑफिस पहुंच गई। उसके बाद क्या वो यहाँ नहीं आई? वो बोली, सुबह से उसका ना तो कोई फोन आया, ना ही हमारी उससे कोई बात हुई। वो यहाँ बिल्कुल नहीं आई। उसकी बात सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से मुलाकात करनी थी, वरना सब कुछ तबाह हो सकता था। आखिर मेरी पत्नी का राज उस लड़की तक कैसे पहुंचा? मैंने तुरंत अपनी साली की तरफ देखा और घबराहट में बोला, तुम अपनी बहन को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है। उसने सिर हिलाया और मोबाइल लेने कमरे में चली गई। मैं फिर सिर थामकर लिविंग रूम में बैठ गया। तभी मेरी सास ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, वो मिल जाएगी। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई बात हुई है क्या? लेकिन मैं उन्हें जवाब तक नहीं दे पाया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं अभी यहीं गिरकर मर जाऊंगा। जिंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना गहरा राज अपनी पत्नी को क्यों बताया। कुछ देर बाद मेरी साली मोबाइल लेकर आई और मेरी आंखों के सामने अपनी बहन को फोन लगाने लगी। घंटी जा रही थी लेकिन निशा फोन नहीं उठा रही थी। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने तुरंत अपने जानकार को फोन किया, जो आसानी से लोगों की लोकेशन निकाल लेता था। मैंने उसे निशा का नंबर देकर कहा, जल्द से जल्द इसकी लोकेशन निकालो, मुझे वहां पहुंचना है। कुछ ही देर में उसने मुझे लोकेशन भेज दी। ताकीद भी कि राघव साहब, आप उस तरफ मत जाइए, न जाने क्यों हमें खतरा महसूस हो रहा है। वहां चारों तरफ सुनसान सड़क है। आपकी पत्नी वहां क्यों जाएगी? यकीनन उसका मोबाइल वहां है, पर उसने कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से वो गायब है। मैंने उसे डांटकर चुप कराया और उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा। गाड़ी चल रही थी, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लंबी दूरी तय करके मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। जैसे ही गाड़ी से उतरकर मोबाइल हाथ में लिया, सामने सड़क की तरफ सिग्नल आ रहा था। मैं तुरंत वहां बढ़ गया, मगर अगले ही पल सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। मेरी पत्नी का मोबाइल वहां पड़ा था, लेकिन वो खुद वहां नहीं थी। मेरे जानकार ने ठीक कहा था, मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी उसके साथ था। अचानक दिल में ख्याल आया, कहीं मेरी पत्नी और बच्चा किसी मुश्किल में तो नहीं है। ये सोचकर मैंने मोबाइल उठाया और सीधा ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कुछ तो गड़बड़ थी, और ये गड़बड़ उस शालिनी नाम की औरत से जुड़ी लग रही थी, जिसे आज कातिल कहकर लाया गया था। मैं तुरंत अपने केबिन आया और उसकी फाइल खोली, क्योंकि उसी से पता चल सकता था कि उसने कत्ल किसका किया है। जब मैंने नाम पढ़ा तो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे तो एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे के कत्ल के इल्जाम में लाया गया था। कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गई। यानी मामला उतना आसान नहीं था जितना नजर आ रहा था। मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा। अब मुझे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी थी। तभी सीनियर एडवोकेट का फोन आया। मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम पूछ रहे थे ना कि कत्ल किसका हुआ। दरअसल बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा के बेटे का कत्ल हुआ है, लेकिन इसे अभी गुप्त रखा गया है। पता चला है कि कत्ल किसी और ने किया है, लेकिन बिजनेसमैन चाहता है कि इसका इल्जाम इस लड़की पर लगे। क्यों, ये हमें समझ नहीं आ रहा, मगर उसका कहना है कि हर हाल में इसे ही दोषी ठहराना है। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, सर, मेरी पत्नी और बच्चा न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। ऑफिस से निकलने के बाद उनका कुछ पता नहीं।
मैंने लोकेशन निकाली मगर वो एक सुनसान सड़क की तरफ थी जहां मेरी पत्नी का मोबाइल पड़ा मिला। सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कि इस केस में मेरी पत्नी से भी कोई रिश्ता है। इस पर सीनियर बोले, उल्टी सीधी बातें मत करो। तुम्हारी पत्नी झगड़ा करके गई है, यकीनन अपनी किसी दोस्त या माँ के घर गई होगी। मैंने कहा, सर, मैं ससुराल भी गया था लेकिन वहां भी नहीं है। सर प्लीज, शालिनी का केस बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे परिवार में सिर्फ यही 2 लोग हैं। मेरी बात सुनकर सीनियर बोले, हम तुम्हारी बात समझते हैं, मगर खुद सोचो, अगर हमने बिजनेसमैन का केस नहीं संभाला तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तुम अभी शालिनी के केस पर ध्यान दो। हम अंदरूनी तौर पर तुम्हारी पत्नी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से बेपरवाह नहीं हो सकता। वो मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे की माँ है। दिल में एहसास होने लगा कि मेरी पत्नी और बेटा दोनों खतरे में हैं। ये सोचकर मैं इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ा, क्योंकि अब शालिनी ही थी जो सच बता सकती थी। वही सब जानती थी। अगर उसे मेरा इतना निजी राज पता है तो यकीनन उसे ये भी मालूम होगा कि मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है। वो कोई साधारण औरत नहीं लग रही थी। बिजनेसमैन आखिर उस पर इल्जाम क्यों लगाना चाहता था, और वो इतनी टेंशन में भी इतने सुकून में क्यों थी? जरूर इस लड़की में कुछ खास था। जब मैं इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, शालिनी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूं और कातिल ना ठहराऊं, तो बस मुझे बता दो, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कहाँ है? तुम जानती हो कि मेरा ये राज सिर्फ मेरी पत्नी को पता था और वही तुम तक पहुंचाया है। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है। तुम्हारा राज मुझे तुम्हारी पत्नी ने ही बताया था, मगर मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और कहा, झूठ मत बोल, वरना जान से मार दूंगा। तुम्हारा सुकून भरा अंदाज बता रहा है कि तू सब जानती है। सच बताओ, मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है? वो धीमे से मुस्कुराई और बोली, अगर सच जानना चाहते हो और उन्हें सही सलामत पाना चाहते हो तो सीनियर एडवोकेट से कहो कि मुझे कातिल ना ठहराएं, बल्कि सच का साथ दो, सबूत इकट्ठा करो और बिजनेसमैन को कानून के मुताबिक सजा दिलवाओ, क्योंकि उसके बेटे की कातिल मैं नहीं बल्कि वही है। मैं बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो सीनियर ये केस किसी और वकील को दे देंगे और मैं फंस जाऊंगा। बेहतर है तुम मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। वो बोली, अगर मैंने पहले ही हार मान ली तो मुझे फिर सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हें मोहरा बनाऊंगी तो मैं भी बच सकती हूँ और तुम्हारा राज भी राज रहेगा। उसकी समझदारी देखकर मैं कुछ पल खामोश रहा और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा। भले ही मैं सबूत जुटा लूं, सीनियर उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि मामला बिजनेसमैन का है। मेरी बात समझो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके साथ ऐसा मत करो कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। उसने सिर नाकार में हिलाया और बोली, फिलहाल तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैंने खुद कहा था कि मेरा केस तुम्हें दिया जाए, क्योंकि तुम रिश्वत लेने से डरते हो, किसी बेगुनाह को गुनाहगार ठहराने से खौफ खाते हो और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हो। इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया और बिजनेसमैन को चुनौती दी कि मैं जल्दी रिहा होकर दिखाऊंगी और उसे भी सजा दिलवाऊंगी। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ सहयोग करो
वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारी पत्नी और बेटे को गायब करवा सकती हूँ, तो ये भी याद रखना कि तुम्हारा ये निजी मामला मैं सोशल मीडिया पर उछाल सकती हूँ। फिर न तुम बचोगे, न तुम्हारी नौकरी और न ही तुम्हारी पत्नी और बेटा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा मन कर रहा था कि उसे गला दबाकर मार दूं, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरी पत्नी और बेटा उसके पास थे और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। आज का दिन मेरे लिए मनहूस साबित हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। मैंने चारों तरफ हाथ पांव मारे, ऑफिस के सारे स्टाफ को भी खड़ा किया, मगर किसी को मेरी पत्नी और बेटे का कुछ पता नहीं चला। सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था। मेरे ससुराल वाले भी परेशान हो गए। मेरी सास बुरी तरह रो पड़ी थी। आखिर उसकी बेटी और नाती का सवाल था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। अब हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे इस केस से हाथ खींचना पड़ा। मैंने फोन करके सीनियर को सारी बात बताई और कहा, अब मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो मैं शालिनी को बेगुनाह साबित करूंगा। मैं उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा होकर उसे बेगुनाह साबित करूंगा, ताकि मेरी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रहे। मेरी बात सुनकर वो तुरंत बोले, उस लड़की को इंटरव्यू रूम में डालो और उसकी अच्छी तरह से पूछताछ करो। वो खुद तुम्हारी पत्नी और बच्चे का पता बता देगी और गुनाह भी कबूल कर लेगी। लेकिन मैं बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। रात लंबी होती जा रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। वो एक औरत थी, अंधेरे में कैसे जिंदगी गुजारेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। थक हार कर मैं एक बार फिर शालिनी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरी पत्नी और बच्चा कहाँ है? भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना जिसके बाद मैं कभी खुद से नजरें न मिला सकूं। आज मेरी पत्नी ने वैसे भी इस नौकरी पर उंगली उठा दी है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कभी मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत है और मेरा बच्चा उसके पास है। शालिनी ने मुझे देखते हुए बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी पत्नी और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें कोई नहीं छू सकता, मगर तुम्हें मुझे बेगुनाह साबित करना होगा। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर दूंगी। मैं अब तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ जिससे तुम्हें आसानी होगी। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गई और मुझे भी उसके पास बैठना पड़ा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। इसके बाद तुम मुझ पर यकीन करोगे और उसी हिसाब से सबूत इकट्ठा करके सीनियर के सामने रखोगे और उसे भी जोश दिलाओगे कि वह इस केस के खिलाफ खड़ा हो। मेरा वकील बाकी सब संभाल लेगा। मैंने सिर हाँ में हिलाया। वो बोली, मैं बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा की दूसरी पत्नी हूँ। हमारी शादी आपसी रजामंदी से हुई थी। मुझे पता है कि उनकी पहली पत्नी जिंदा है और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से प्रभावित होकर मैंने उनसे शादी कर ली थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो सब अपने बेटे को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी। इसी वजह से उन्हें किसी भी हाल में अपने बेटे को मिटाना था, इससे पहले कि वो शादी करके औलाद पैदा करे, क्योंकि अगर उसकी औलाद हो जाती और वो अपने बेटे को मार भी देते, तब भी जायदाद उनके पास नहीं आती, क्योंकि फिर बाप की जायदाद उसके बच्चों को मिलती। इसलिए उन्होंने मुझे मोहरा बनाया। मैं एक सौतेली माँ हूँ और जवान हूँ, तो ये सब कर सकती हूँ। मेरा और उनके बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा था। वो लड़का वाकई बहुत नेक दिल था। उसने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की। कहने को मैं उसकी सौतेली माँ
का हक छीनना था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा मुझे इज्जत से पेश आता था। उसका कहना था, आपका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरे बाप का है। वो संतुलन नहीं रख पाए। अगर उनमें उदारता होती तो माँ के रहते आपसे शादी नहीं करते, लेकिन आपका इसमें कोई दोष नहीं। आप उनकी पत्नी हैं और हमारे लिए एक इज्जतदार औरत। हम दोनों का प्यार देखकर उन्होंने तमाम इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिए और अपने बेटे को कत्ल कर दिया। इस वजह से अब वो मुझे कातिल ठहराकर खुद बचना चाहता है। मैं उसकी बात अविश्वास से सुन रहा था। ये हकीकत थी कि अजय मल्होत्रा ने अपनी सारी जायदाद जज्बात में आकर अपने बेटे के नाम कर दी थी। ये सबको पता था, लेकिन वो इतना बड़ा खेल खेलेंगे इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या वाकई बाप जायदाद के लालच में अपनी औलाद को मार सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं हैरानी से बोल पड़ा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और मेरी पत्नी और बच्चे को तुमने कैसे गायब किया? मतलब तुम कौन हो? मेरी बात सुनकर शालिनी कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, मेरे पति को लगता है कि मैं मामूली इंसान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। बदकिस्मती से जिन लोगों से मेरा ताल्लुक है वो गुंडे मवाली लोग हैं। मेरा बाप एक नेता है जो गैंग चलाता है। मेरा भाई मेरे बाप का दायां हाथ है और मेरा चाचा उन तमाम एजेंसियों को संभालने वाला कारकुन है। जैसे ही मुझे इन सब बातों की भनक हुई, मैंने अपनी फैमिली को आगाह कर दिया। अजय मल्होत्रा ने ये सब करने के बाद मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी मर्जी से कोई वकील चुन लूं जो मेरा केस संभाले। मैंने पहले ही सारी जानकारी निकाल ली थी। समय से पहले तुम्हारी पत्नी से दोस्ती की, उससे तुम्हारा राज उगलवाया और फिर उसे बरगलाकर तुम्हारे खिलाफ किया। सुबह बाहर निकलते ही मेरे चाचा ने उसे अगवा कर लिया। वो मेरे घर पर है, लेकिन सुरक्षित है, अभी अपने बच्चे के साथ आराम कर रही है और ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी पत्नी और बच्चा मेरे घर आराम से रहेंगे, क्योंकि उन्हें खत्म करके कहीं फेंका भी जा सकता है और फिर उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। अब तुम अपना फर्ज निभाओ और तुम्हें और मुझे बेगुनाह साबित करो। अगर नहीं कर सकते तो साफ कह दो, सिर्फ एक इशारा और तुम्हारा पूरा खानदान खत्म। ये सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाया। चंद लम्हों बाद मैंने उसे देखा और कहा, लेकिन तुम एक वादा करो, मेरा ये राज तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। जब मैंने वकालत शुरू की थी तो ये कसम खाई थी कि कभी किसी इंसान के लिए ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा कि मैंने किया था। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेफिक्र रहो, तुम्हारा राज तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक तुम सच्चे दिल से मेरी मदद करते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने नजरें फेरने की कोशिश की, तुम्हारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तुम्हारी पत्नी मुझे वो सच्चाई बता रही थी तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, जो इंटरनेट पर फैल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। वो लड़की मुझे चारों तरफ से घेर चुकी थी। मैं खुद को संभालते हुए बाहर आ गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं, किस तरह मामले को संभालूं। अगर मैं बिजनेसमैन के खिलाफ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उसे सजा मिलेगी, और अगर ये कदम नहीं उठाता तो मेरी पत्नी और बच्चा भी नुकसान में आते और मेरा राज भी सबके सामने आ जाता। इसी वजह से मुझे हर हाल में अपनी नौकरी को दांव पर लगाना ही था, तभी मेरी मुश्किल आसान हो सकती है। मैंने कार्रवाई शुरू कर दी और सबसे पहले बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा के घर जाकर सारी फुटेज निकाली। वो बहुत गुस्से में था और इशारों में मुझे ये सब करने से रोक रहा था, लेकिन मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी और एक मीडिया का आदमी भी मौजूद था।
ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके। इसलिए वो चाहकर भी मुझे न मना कर सकता था, न चिल्ला सकता था। तमाम फुटेज चेक की गई, लेकिन कहीं भी ये सबूत नहीं मिला कि अजय ने अपने बेटे की हत्या की थी। फिर मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू की, हर हथियार देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें साफ लिखा था कि लड़के का कत्ल छुरे से किया गया। घर की हर छोटी बड़ी छुरी को मैंने फिंगर प्रिंटिंग के लिए भेज दिया, लेकिन उसने बहुत सफाई से ये काम किया था। कहते हैं ना, अगर आप सच्चे मन से किसी काम में लग जाएं तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। जब मैंने लड़के के कमरे में पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा कमरा खंगाल डाला, हर दरवाजा, हर अलमारी का कोना खोला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैं मायूस होकर घर से निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर अलमारी के ऊपरी हिस्से पर पड़ी। मैंने तुरंत स्टूल मंगवाया और ऊपर रखा एक डिब्बा नीचे उतारा। उसे खोलते ही अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक छोटी सी चिप मिली, जो मेमोरी कार्ड जैसी लग रही थी। मैंने तुरंत उसे कंप्यूटर पर चलाने का आदेश दिया। जैसे ही कार्ड लगाया गया, कमरे में उस लड़के की आवाज गूंज उठी। वीडियो में वो कैमरे के सामने परेशान बैठा हुआ बयान दे रहा था, मेरा बाप मुझे मारना चाहता है। बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा ने मेरे लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। मैं हर बात से वाकिफ हूँ। उन्होंने जज्बात में आकर अपनी तमाम जायदाद मुझे दे दी थी। मैं उन्हें लौटाना भी चाहता था, लेकिन उन्होंने कुछ कागजात ऐसे बनवा लिए कि मैं चाहकर भी ये जायदाद वापस नहीं कर सकता था। अगर मैं लौटा दूं तो उनका नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अब वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शालिनी मैडम बिल्कुल बेगुनाह हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने के बाद तमाम इल्जाम मेरे पिता उन्हीं के सिर डालने का इरादा रखते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। अगर उन्होंने कत्ल किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब सुनकर मैं एक गहरी सांस लेकर बैठ गया। मेरे साथ आए मीडिया के आदमी ने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने अनायास शुक्र का सांस लिया। मुझे पता था कि मेरी नौकरी अब चली गई और मैं कहीं का नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि अतीत में जो गलती मुझसे हुई थी उसे मैं अब दोहराना नहीं चाहता था। दरअसल मेरा सबसे गहरा राज मेरी जिंदगी से जुड़ा था। वकालत शुरू करने से पहले मैं बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर देता था। उन्हें छेड़ना और परेशान करना मेरा शौक था। मेरी पत्नी, जो मेरे चाचा की बेटी है, मेरी हर हरकत से वाकिफ थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। फिर एक दिन मैंने सारी हदें पार करके एक लड़की के साथ ज्यादती कर दी और डर के मारे उसका कत्ल करके लाश फेंक दी। ये राज छिपा रहा था, लेकिन मैं इतना डर गया था कि सीधा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझे छुपा लिया और कभी ये सच नहीं बताया कि वो लड़की कौन थी। मैं आज भी अपनी उस गलती पर बेहद शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत रोया, तकरीबन 1 साल तक अपने कमरे में बंद रहा। ऐसा लगता था जैसे मैं भीतर से मर गया हूँ। मेरी पत्नी के सहारे मुझे जिंदगी मिली। मैंने वकालत शुरू की और खुद से कसम खाई कि ऐसा करने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और कानून के जरिए उन्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। ना जाने वो किसकी बेटी थी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर आज जो कुछ मैंने किया उससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। जब केस कोर्ट में गया तो बिजनेसमैन अजय मल्होत्रा को सजाए मौत सुनाई गई और शालिनी को रिहा कर दिया गया। मेरी नौकरी चली गई थी। मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत घर लौट आए।
मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, लेकिन शालिनी ने मुझे एक नई नौकरी दिलवा दी। फिर भी मुझे अफसोस रहा कि मेरी वकालत की नौकरी चली गई, जिसके जरिए मैं अब से उस गुनाह को धोने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मुझे माफ किया या नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मुझे माफ कर देगा। मैं हर प्रार्थना में यही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। न जाने वो किसकी बेटी थी। जब भी वो याद आता है, मेरा पूरा वजूद कांप उठता है। लेकिन अब मैं सुकून में था। चाहे जो भी हो, मैं इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो गया हूँ, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हुक्म के गुलाम बनकर रह जाते हैं। महीनों बीत गए। मैं अब एक छोटी सी लॉ फॉर्म में काम कर रहा था, जो शालिनी ने कनेक्शनों के जरिए मुझे दिलवाई थी। नई नौकरी में मैं छोटे मोटे केस संभालता था, तलाक के मामले, प्रॉपर्टी का विवाद और कुछ छोटे अपराधी केस। लेकिन मेरा दिल अब भी उस पुराने केस में अटका हुआ था। शालिनी की बातें, उसका सुकून भरा अंदाज और मेरे अपने अतीत का बोझ मुझे रातों को सोने नहीं देता था। मैंने अपने गुनाहों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार मेरे सामने आ जाता था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था, तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, राघव, मुझे तुमसे मिलना है, आज शाम 8 बजे, सिटी पार्क के पास वाली कॉफी शॉप में। मैंने पूछा, आप कौन? लेकिन जवाब में सिर्फ इतना कहा गया, वक्त पर आना, और फोन कट गया। मुझे बेचैनी होने लगी। क्या शालिनी थी या कोई और? क्या मेरा राज अब भी दुनिया के सामने आने वाला था? मैंने फोन टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। मेरी पत्नी निशा अब मेरे साथ थी, लेकिन हमारे रिश्ते में वो पुरानी गर्माहट नहीं बची थी। वो मुझसे बात तो करती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पहले जैसा भरोसा नहीं था। मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी का एकमात्र रोशनी था। शाम को मैं कॉफी शॉप पहुंचा। वहां एक कोने में एक आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर हुड वाली जैकेट थी। मैं उसके पास गया और धीरे से बोला, आपने मुझे बुलाया था? उसने सिर उठाया और मैं चौंक गया। ये शालिनी का भाई था, जिसका जिक्र उसने अपने गैंगस्टर परिवार के बारे में बताते वक्त किया था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और बोला, राघव, तुमने मेरी बहन को बचाया, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। लेकिन अब एक और काम है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या काम? उसने एक फाइल मेरी ओर बढ़ाई और बोला, ये अजय मल्होत्रा के बिजनेसमैन पार्टनर का केस है। वो भी इस कत्ल में शामिल था। हमें सबूत चाहिए कि वो बेटे की हत्या में अजय के साथ दे रहा था। अगर तुम ये कर सको तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने फाइल को हाथ में लिया, लेकिन मेरा दिल डूब रहा था। मैंने कहा, मैं पहले ही बहुत परेशानी उठा चुका, अब मैं और जोखिम नहीं ले सकता। मेरी पत्नी और बच्चा मेरे लिए सब कुछ हैं। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी पत्नी और बच्चा हमारे पास सुरक्षित थे और अब भी हैं, लेकिन अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम वही करेंगे जो शालिनी ने कहा था। तुम्हारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं सन्न रह गया। क्या ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? मैंने फाइल खोली तो उसमें कुछ बैंक स्टेटमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ तस्वीरें थी, जिनमें अजय मल्होत्रा का बिजनेस पार्टनर रवि खन्ना एक सुनसान जगह पर किसी से मिल रहा था। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने कहा, ये सबूत का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी तुम्हें खोजना होगा। रवि ने अजय को हथियार मुहैया कराया था और कत्ल की रात वो उसी जगह मौजूद था। अगर तुम कोर्ट में ये साबित कर दो तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हें कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए। मेरा राज हमेशा राज रहेगा। उसने सिर हिलाया और बोला, ये हमारा वादा है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो
तुम जानते हो कि क्या होगा। उस रात मैं घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। मैंने निशा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले से ही मुझसे नाराज थी। अगले दिन मैंने रवि खन्ना के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। मैंने अपने पुराने कॉन्टेक्ट से बात की, कुछ पुराने क्लाइंट से मदद मांगी और धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने लगा। रवि का एक ड्राइवर था जो उस रात गाड़ी चला रहा था। मैंने उससे गुप्त रूप से मुलाकात की। डरते डरते उसने बताया कि रवि ने उसे उस रात एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकने को कहा था और वहां अजय के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। ड्राइवर के पास एक पुराना फोन था जिसमें उसने उस रात की कुछ तस्वीरें खींची थी। मैंने तस्वीरें देखी। उनमें रवि और अजय एक सुनसान जगह पर खड़े बात कर रहे थे और पास में एक बैग पड़ा था जिसमें एक चाकू भी मूठ दिख रही थी। ये वही चाकू था जिससे कत्ल हुआ था। मैंने तुरंत उस ड्राइवर को अपने साथ लिया और सारी जानकारी कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू की। लेकिन मुझे पता था कि आसान नहीं होगा। रवि खन्ना एक ताकतवर आदमी था और उसके पास बड़े-बड़े वकील थे। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मैंने सारी तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड्स और ड्राइवर की गवाही पेश की। रवि के वकील ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं था। मैंने पूरी ताकत से केस लड़ा। शालिनी भी कोर्ट में मौजूद थी और उसने मेरी मदद करने के लिए अपने परिवार के कुछ लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया। आखिरकार कोर्ट ने रवि खन्ना को भी कत्ल में शामिल होने का दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। केस खत्म होने के बाद शालिनी मेरे पास आई और बोली, राघव, तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें गलत नहीं चुना। तुम्हारा राज हमेशा सुरक्षित रहेगा। उसने मुझे एक मोटी रकम दी और मेरी पत्नी और बेटा मेरे पास सही सलामत थे, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक खालीपन था। मैंने अपने गुनाह को छुपा लिया था, लेकिन उसका बोझ मेरे सीने पर हर वक्त रहता था। मैंने निशा से सारी बातें शेयर की। उसने मुझे गले लगाया और बोली, राघव, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुमने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मैं एक छोटी सी लॉ फर्म में काम करता हूँ। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो गुनाह मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे माफ कर दे और मैंने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ सच का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।